Good morning and a very, very happy morning. We are reading Gap and the Gain, written by Dan Sullivan in collaboration with Dr. Benjamin Hardy, and we are on page number 136, where the writer writes, अगर आप रोज़ अपनी अचीवमेंट्स को लिखते हैं तो आप एक मसल बिल्ड करते हैं फॉर सक्सेस। और उसके साथ में हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 139, ट्रांसफॉर्म एवरी एक्सपीरियंस इनटू गेन एंड टेक ओनरशिप ऑफ योर पास्ट। स्टीफन हॉकिंस की लाइन है, इंटेलिजेंस क्या है? इट इज़ ए क्षमता, एबिलिटी टू अडेप्ट टू द चेंज, की किसी भी बदलाव के साथ में अपने आप को बदलना। और उसको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है यहाँ पे ऑफ हार्वर्ड गेटसन, जो सितंबर 29, 2008 को जब वो उठे तो वो ऑलरेडी $2 मिलियन खो चुके थे। उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस बिगिन हो गई थी और स्टॉक मार्केट क्रैश होता चला थ्रू आउट। उसके बाद जब वो अपने पर्सनल ट्रेनर के साथ वर्कआउट कर रहे थे तो उनके ट्रेनर ने बोला, भैया तू बड़ा पेल लग रहा है। तो उसने बोला कि मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बुरा दिन है। लेकिन जब वो ये बात बोल रहा था तो उसे बोध हुआ कि कोई भी सिस्टम हर समय ठीक से काम नहीं करता है। तो और लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि वो हर सिस्टम को वर्क करा सके। इस चीज़ की भी उन्हें रियलाइजेशन हुई कि ये जो वर्स्ट डे मार्केट का है, जिसमें उन्होंने इतना पैसा खोया है, हर एक के साथ ऐसा नहीं हुआ। कई लोगों के साथ में ये दिन अमेजिंग भी था। इन्होंने अपने आप को स्पेसिफिक कंडीशंस में एलोकेट करके रखा हुआ था। अब मैं शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन इस बुक के हिसाब से देर आर मैनी कंडीशंस इन शेयर मार्केट, like bull market, bear market, choppy market, consolidating market, thrusting market, trending market, flat market। और जो सिस्टम हार्वर्ड ने अप्लाई किया हुआ था वो इन सबको मैनेज नहीं करता था, एक वन ऑफ द सिस्टम को मैनेज करता था। तो जब हार्वर्ड को ये बोध हुआ कि भाई ये मेरे लिए इतना मैंने पैसा खोया पर औरों ने नहीं खोया, तो उसने अपने ट्रेडिंग एनालिस्ट से बात की और पूछा कि भाई हमारे साथ ऐसा क्या हुआ। तो उसने अपना पूरा एक्सप्लेन करते, बुक में काफ़ी एक्सप्लेनेशन है, उसको मैं छोड़ रही हूँ, कि हम रेडी नहीं थे इस प्रकार के एटमॉस्फेयर के लिए जो कि शेयर मार्केट में हुआ। अब हार्वर्ड $2 मिलियन एक दिन में खो चुके थे। वो एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड हुए टेम्परेली, पर इस नई इंसाइट के साथ में कि हाँ, हर सिस्टम हर एक के लिए काम नहीं करता, पर कुछ ऐसा ज़रूर होता होगा जो हर एक के लिए काम करे। वो अपने गैप माइंडसेट से बाहर निकल के गेन माइंडसेट में आए और हार्वर्ड ने अपने पूरे सिस्टम को शिफ्ट किया, जहाँ पे वो डिफरेंट सिस्टम उन्होंने बनाए हर मार्केट कंडीशन के लिए। उनका अब फोकस हो गया कि वो एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो आइडेंटिफाई कर सके ट्रेडिंग सिस्टम्स को और वहाँ पे टर्न ऑफ कर सके किसी भी पॉसिबल मार्केट कंडीशन जब भी चेंज होता हो। ये उनके बिजनेस का फाउंडेशन बना आफ्टर 2008 क्रैश। नाउ हार्वर्ड हैज स्पेंट 13 साल फोकसिंग ऑन ट्रेडिंग थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस उसके नए सिस्टम ने ह्यूमन फियर, ग्रीड, बायसेस सबको बाहर निकाल दिया है। दे मेक स्मार्टर डिसीजन, फास्टर डिसीजन। अगर आप ये देखें कि हार्वर्ड अपने एक टेरिबल एक्सपीरियंस को कितनी तेज़ी से गेन में बदल सके, उन्होंने अपने एक पेनफुल चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में यूज़ किया, रीथिंक करा अपनी एजम्पशंस को, अपने मेजरमेंट्स को। वो आइडेंटिफाई कर पाए अपने मेजरमेंट क्राइटेरिया को कि वो सब ऑप्टिमल थे। ही वॉज एबल टू रेडिकली इम्प्रूव जो भी उन्होंने जिस पे फोकस किया और एक बेटर सिस्टम, एक बेटर रिजल्ट ओवर टाइम क्रिएट किया। और आप ये देखिए कि अब उन्होंने जो पहले किया था उससे अवॉइड नहीं किया अपने लॉस को, उन्होंने उसको मेजर किया और चेंज को, बदलाव से एडजस्ट करके अपने बिजनेस को ग्रो किया। तो आपको ना अपने एक्सपीरियंसेस की ओनरशिप लेनी है। बायरॉन कैटी लिखती हैं, लाइफ बहुत सिंपल है, हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपके लिए होती है, आप पर नहीं होती। हर चीज़ एक राइट मोमेंट पे होती है, ना जल्दी ना बाहर। हो सकता है आप उसको ना पसंद करें, लेकिन अगर आप उसे पसंद कर लें तो लाइफ आसान होगी और आप उससे कुछ सीख पाएंगे। आर यू गेटिंग? दिस इज़ सो वेरी पावरफुल। जिस वक्त आप लाभ के माइंडसेट में यानी गेन के माइंडसेट में होते हैं ना, तो आप प्रोएक्टिव होते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के लिए। आप अपने एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, उसे यूटिलाइज करते हैं, ज़्यादा अडेप्ट करते हैं और वो फ्यूचर में आपको ज़्यादा सक्सेस क्रिएट करके देते हैं।
अपने आप को ना आज़ाद करो ये सारी जस्टिफिकेशन से, ये हो गया वो हो गया। जब आप अपने आप को इस जस्टिफिकेशन से आज़ाद कर देते हैं ना, तो आप उस एनर्जी को फोकस करते हैं क्रिएटिवली में एंड इनोवेशन में, ताकि आप ग्रो कर सकें उस स्पेस में। इंस्टेड ऑफ बीइंग ना फ्रस्ट्रेटेड, उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करो फॉर लर्निंग, फॉर इम्प्रूवमेंट। पता है, जैसे ही ना आप किसी भी एक्सपीरियंस को नुकसान में, गैप में, अभाव में लेते हैं ना, आप पावर लूज़ कर देते हैं, आप ओनरशिप नहीं ले पाते अपने एक्सपीरियंस की। आप सोचते हो कि अरे यार ऐसा हुआ ही नहीं होता तो अच्छा होता। ये सोच आपको पैसेंजर सीट पे डालती है। मीन्स ज़िंदगी में आप कैप्टन नहीं बनते हैं, आप बैठ के ज़िंदगी को अपने ऊपर रिएक्टिव होते हुए देख रहे होते हैं, और आप खुद रिएक्टिव होते हैं एकदम एक पावरलेस विक्टिम की तरह। और जैसे ही आप लाभ और गेन के माइंडसेट में होते हो ना, आप ड्राइवर सीट पे होते हो अपनी ज़िंदगी के। आप डिसाइड करते हो कि भाई आपके लिए एक्सपीरियंस क्या मीन करता है, आप उसे रिफ्रेम करते हो, आप उसे यूटिलाइज करते हो, अपने फ्यूचर को इम्प्रूव करते हो। चाहे कितना भी टेरिबल एक्सपीरियंस क्यों ना हो, आप उसे क्लैरिटी एंड ग्रोथ के लिए लेके ही आते हैं। डैन कहता है हम सब ग्रो करते हैं, खास करके वो लोग जो ग्रो करते हैं अपने किसी भी फ्रस्ट्रेटिंग पेनफुल फेलियर को इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस में यूज़ करने के लिए। तो आप ये समझ लीजिए कि वो बहुत ही सेटिस्फाइंग सक्सेस को क्रिएट करते हैं। गैप ना एज अ पर्सन आपको साइकोलॉजिकली बहुत रिजिड बनाता है, और गेन एज एन एजेंसी आपको बहुत साइकोलॉजिकली फ्लेक्सिबल बनाता है। तो साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? दैट यू मैनेज योर इमोशंस, दे डोंट मैनेज यू। दैट मीन्स आप फॉरवर्ड मूव करते हैं इवन जब लाइफ में सेटबैक्स होते हैं। रिसर्च कहता है कि भाई जो लो साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, ये एसोसिएटेड पता है किससे होती है और क्या होता है उससे? हायर एंग्जाइटी, डिप्रेशन होएगा, यू नो, सारी पुअर वर्क परफॉर्मेंस होएगी, कुछ सीखेंगे नहीं आप, सब्सटेंस अब्यूज़ होगा, आप एडिक्टिव हो जाओगे किसी ना किसी चीज़ से, क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी लोअर, डिप्रेसिव हो गए आप, अपनी खुद की इमोशन से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, सेंसिटिविटी होगी, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी होगी और वरी। डू यू वांट टू लिव अ लाइफ लाइक दिस? नहीं ना। जब आप साइकोलॉजिकली फ्लेक्सिबल होते हैं ना, तो आप एंग्शियस और डिप्रेस्ड कम होते हो या नहीं होते हो। साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबल होने का मतलब है कि जब भी ज़िंदगी के अंदर अनसर्टेनिटी दिखती है, यार मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आप उसमें से भी मूव फॉरवर्ड करते हो। आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को अपना सोच से मीनिंग देते हो, और जब आप गेन में होते हो तो आप साइकोलॉजिकली बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हो, और हर एक्सपीरियंस ज़िंदगी का, चाहे डिफ़िकल्ट, इजी, स्केरी, एक्साइटिंग, चैलेंजिंग, एक्सेलरेटिंग, कैसा भी हो, ये आपको बेटर रिजल्ट देता ही देता है। या आप कुछ सीख रहे होते हो या आप कुछ विन कर रहे होते हो। फ्लेक्सिबल पर्सन, अगर वो काम पे ज़रूरी से जा रहा है और उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, वो अपसेट होने की जगह फट से एक ऊबर टैक्सी पकड़ेगा और आगे चला जाएगा। तो भाई अपने विनिंग ब्रेन को यूज़ करो टू आइडेंटिफाई, टू अचीव, टू मेजर डेली प्रोग्रेस, जो कंटिन्यूली एक्सपैंड करे आपकी ओनरशिप के अंदर, आपकी ज़िंदगी के अंदर, हर एरिया के अंदर। ज़िंदगी में कहीं पे भी फ्लैट टायर होंगे ना डिफरेंट टाइप के अंदर, तो ये आपको बॉदर नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं करने के लिए विदाउट गेटिंग अपसेट। एलेक्स बनियन, उनका बुक है द थर्ड डोर, वो लिखते हैं सक्सेस इज़ लाइक अ नाइट क्लब। एक पहला बाहर का दरवाज़ा होता है, मेन एंट्रेंस। 99 लोग वहाँ वेट करते हैं लाइन में, ये आशा करते हैं कि हम अंदर चले जाएं। एक दूसरा दरवाज़ा होता है वीआईपी एंट्रेंस, जहाँ पे बिलियनियर, सेलिब्रिटीज़ वो अंदर जाते हैं। व्हाट अगर वो कहते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज एक तीसरा दरवाज़ा। ये दरवाज़ा है जहाँ पे आप लाइन से निकलते हो, एक गली में से जाके विंडो की क्रैक से किसी किचन के थ्रू आप अंदर चले जाते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी का एक सिद्धांतिक एस्पेक्ट है साइकोलॉजिकली, जिसको हम कहते हैं पाथवे थिंकिंग, यानी सोचना जहाँ पे हमेशा एक रास्ता है। ये एक एबिलिटी है कि आप अपने लिए मैनी वर्केबल पाथ क्रिएट कर ही लेते हैं जो आउटकम आपको चाहिए होता है।
जितने आप फ्लेक्सिबल होते हो ना एज अ ह्यूमन बीइंग, जितने विलिंग होते हो मल्टीपल अप्रोच को ट्राई करने के लिए, तो जहाँ आप पहुँचना चाहते हो ना वहाँ पहुँच जाते हो। जितने रिजिड होते हो कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए, तो हर चीज़ लाइफ में अनसक्सेसफुल लगती है। आइंस्टाइन कहता है कि ज़िंदगी में एक पागलपन की स्थिति है जहाँ पे आप वही चीज़ बार बार करते हैं और ये सोचते हैं कि आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। पाथवे थिंकिंग का कोर जो दृष्टिकोण है, एस्पेक्ट है, वो है आशा। रिसर्च बताती है कि जो आशावादी लोग होते हैं वो फेलियर को यूज़ करते हैं अडेप्ट करने का और एक अलग से दूसरा रास्ता क्रिएट करते हैं अपने गोल तक पहुंचने का। ऑन द फ्लिप साइड, जब लोग निराशावादी होते हैं और किसी ऑब्स्टेकल को टच करते हैं तो वो अपने आप को भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिसंगेज हो जाते हैं और अपने एक्सपीरियंस से सीखना नहीं चाहते हैं। सो भाई, रादर देन बीइंग इन गैप और विशिंग कि भाई ये बुरी चीज़ मेरे ज़िंदगी में ना होती, आप इस मुश्किल एक्सपीरियंस को देखें बड़ी कड़ी नज़र से, बड़ी गहराई से, और फ्लिप करें उन्हें गेन्स में। और यही हार्वर्ड ने किया। $2 मिलियन खोने के बाद में भी उसने उस एक्सपीरियंस को लर्न किया और एक लॉन्ग टर्म गेन में क्रिएट किया। तो स्पेंसर जॉनसन एमडी की बुक है पीक्स एंड वैली, उसमें वो लिखते हैं कि अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में तब हो रही होती हैं कि जब आप अपनी ज़िंदगी के लो यानी वैली, घाटियों में होते हैं। उस समय आपने क्या किया होता है, जब बैड थिंग्स हो रही होती हैं वो आपको पीक में लेकर आ रही होती हैं। पीक वो समय है हमारी ज़िंदगी का कि जब सब कुछ ग्रेट हो रहा होता है, और वैली वो समय है जब सब कुछ पेनफुल और डिफ़िकल्ट हो रहा होता है। वैली कैन बी अ हेल्थ प्रॉब्लम, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई आपने अपनी जॉब ख़त्म कर ली है, कोई आपने अपना बच्चा, कोई फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, कोई रिश्तेदार को खो दिया है। जब हम वैली में आते हैं ना, आते ही हैं अपने वेरियस पॉइंट ऑफ लाइफ में, उस समय जॉनसन कहता है इस समय हमने जो भी व्यवहार, जो एक्शन लिए होते हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को लेके आते हैं। हम वैली के टाइम पे सीखते हैं उससे फ्रस्ट्रेटेड हुए बिना, या आपको फ्रस्ट्रेटेड होना है और वैली में ही रहना है, ये चॉइस तो आपकी अपनी है। लेसन्स तब तक रिपीट होता रहता है ज़िंदगी के अंदर, यानी अगर बुरा वक्त आता रहेगा जब तक कि आपने उससे कुछ सीखा नहीं है, और आप उस बुरा वक्त यानी वैली उसको गले लगा लें, उससे सीखें और फिर उसमें से बाहर निकल के ज़िंदगी की बड़ी ऊंचाइयों को छुएं। आपको इन वैली को गेन की तरह लेना है, गैप की तरह नहीं लेना है। यहाँ पे फिर वो एक रियल एग्जाम्पल बताते हैं, रिची एंड नेटली नॉर्टन का। ये दो जने हैं जो बहुत साल तक गहरी वैलीज यानी प्रॉब्लम में रहे। इन दोनों का 3 महीने का बच्चा गेविन जो है, ही डाइड। 2 हफ्ते से उसकी ज़िंदगी के लिए प्रे कर रहे थे। जब उनको पता लगा कि उनका बच्चा नहीं मेकअप करेगा तो दे बोथ वर शैटर्ड। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देख के क्या कि ये हमारी ज़िंदगी का इंसिडेंट हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर देगा, और उन दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो, कितना भी हार्ड हो, हम गेविन अपना बेटा जो अब नहीं है उसके लिए ही अपनी ज़िंदगी को बेटर करेंगे। हम अपनी शादी को अपने बेटे के लिए बचाएंगे, ये शादी उससे पहले से भी बेटर होगी। 2016 के अंदर रिची और नेटेला ने 3 जो फोस्टर चिल्ड्रन जिन्हें वो पाल रहे थे उनको भी खोया, क्योंकि उनको एडॉप्शन नहीं मिली उनकी। फिर नेटली को स्ट्रोक हो गया जिसने उसकी सारी मेमोरी को एक बार बिल्कुल ख़त्म कर दिया, लेकिन देन लेटर ऑन शी रिकवर्ड। 2017 में उनका 11 साल का बेटा लिंकन, एक डिस्ट्रैक्टेड ड्राइवर ने उसको हिट किया। अब उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो ज़िंदा रहेगा नहीं रहेगा, और रहेगा तो एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगा कि नहीं पाएगा। तो आप ये सोचिए कि वो ऐसी ज़िंदगी को कोई प्लान तो नहीं ना कर रहे थे। को ये सब कितना क्रेज़ी लग रहा होगा, लग रहा होगा हाय उनके लिए ज़िंदगी में क्या हो रहा है। जेन्युइनली वो डिटर्मिन्ड थे और उन्होंने ये विश्वास किया कि ये एक्सपीरियंसेस भी हमारी ज़िंदगी को बेटर के लिए ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हार्डशिप के टाइम पे रिची अपने आप से पूछता था कि भगवान ये मेरे से ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों हमारा बच्चा नहीं रहा। ऐसे प्रश्न, ऐसी चीज़ों का मतलब निकालना आपको कहीं नहीं लेके जाता, आपको गैप में लेके जाता है। अपनी सिचुएशन को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, इन्हें या इनएडिक्वेसी फील करेंगे या कुछ और फील करेंगे। तो रिची ने बिलीव किया सारे एक्सपीरियंस उनकी ज़िंदगी के अंदर उनके
कोई मीनिंग लेकर आए हैं। हम इन सब एक्सपीरियंसेस से बेटर होंगे, बिटर नहीं होंगे, कड़वे नहीं होंगे। फिर रिची ने अपनी जॉब को छोड़ा, दोबारा से MBA की पढ़ाई की। फिर भी एक बुक जो बहुत टाइम से लिखना चाहते थे उसको लिखा, द पावर ऑफ स्टार्टिंग समथिंग स्टूपिड। ये सब हार्डशिप से उनको ये पता लग गया कि ज़िंदगी को उन्हें जीना, वो वेट नहीं कर सकते हैं कुछ पाने के लिए। उसको ज़िंदगी बिल्कुल बिल्कुल टेम्परेरी है, इम्परमानेंट है। उन्होंने कसम खाई कि वो अपनी ज़िंदगी को कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे। अब वो डरते भी नहीं थे, वो अपने सपनों के लिए जीवन जीने लग गए, अपने परिवार के लिए। इन सब लॉस ने उनको ये बताया कि ज़िंदगी कितनी इम्परमानेंट है। अब एक बीच में शिफ्ट हो गए, महीनों महीनों काम नहीं करते थे, घूमते थे अपने बाकी बच्चों के साथ में। वो वॉक करना, मेनलैंड लेके जाना। उन्होंने अपने वैल्यू सिस्टम, सक्सेस क्राइटेरिया, पर्सनल रूल सबको बदला। कोई भी बिजनेस कितना भी ल्यूक्रेटिव लगता हो वो नहीं करते थे अगर वो उनके परिवार से उनके को अलग लेके जा रहा होता था। दोनों पति पत्नी रिची और नेटले ने अपने मोस्ट पेनफुल एक्सपीरियंसेस को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन में क्रिएट किया, और वो हमेशा इन एक्सपीरियंसेस के लिए भी शुक्राने में रहे। उन्होंने ओनरशिप ली, उन्हें वो मीनिंग दिया, वो फ्रेम दिया जो उनकी ज़िंदगी को गैप में नहीं लेके गया। उन्होंने डिसाइड किया कि ये क्या मीनिंग लेंगे, इन्होंने डिसाइड किया कि उसका वो रिज़ल्ट क्या क्रिएट करेंगे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो उससे अपनी ज़िंदगी को वर्स्ट नहीं होने देंगे। गाइस, इजंट इट रियली रियली फिनोमिनल? ये पढ़ के पता है मुझे कैसे लग रहा है कि यार मैं कहाँ खड़ी हूँ। हम छोटी छोटी चीज़ों पे कितनी परवाह करते। इस बंदे ने इतना खोया, उसके बाद में भी वो अपनी बाकी ज़िंदगी को समेट के हैप्पी है, आगे लेके जा रहा है। कैन वी डू दैट? Ask yourself. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.